Ladies and gentlemen, this is Ismail Farooq. This is Pakistan's number one football show, Pressing Matters, brought to you by On the Mic. मेरे साथ a very, very regular guest on the show over the years, शाहरुख सुहेल. शाहरुख भाई, थैंक यू सो मच. लोग आपकी अपीयरेंसेस को काफ़ी पसंद करते हैं. आप हमेशा इनसाइट काफ़ी लेकर आती हैं. हमने हर चीज़ के बारे में बात की हुई है, फ्रेंचाइज लीग से लेके आपका अपना इकोसिस्टम किस तरह बनाना है, ऑल ऑफ दैट. आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. कंसिडर दिस द प्रीव्यू फॉर नेपाल वर्सेस पाकिस्तान. जब से ऑन द माइक शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान टीम, मेंस टीम, फुटबॉल मैच नहीं खेली. आप खुद अंदाज़ा लगा लें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 3.5 years कि पाकिस्तान मेंस टीम जो है वो मैच खेलने लगी है. इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट नेपाल ऑन 16 November इन जस्ट अ फ्यू डेज़. शाहरुख भाई, लास्ट मैच था 3.5 साल पहले कैम्बोडिया के ख़िलाफ़. उसके बाद पहली दफ़ा कर रहे हैं. आपको वैसे जस्ट एज अ डाई हार्ड पाकिस्तान फुटबॉल फ़ैन आपकी क्या फीलिंग है इस सब के बारे में? पहले तो थैंक यू सो मच इस्माइल फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स वेरी गुड टू बी हियर और यहाँ पे आके पाकिस्तानी फुटबॉल पे आखिरकार बात करने के लिए. मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपने इमोशंस को कैसे आपको एक छोटी सी समरी में बता सकूं. और आई एम श्योर आपने भी वो फिल्म देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसमें जब वो अमरीश पुरी एक लेटर पढ़ता है और वो कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया. तो इस वक्त वो हाल हुए में कि यार वो दिन आ ही गया है कि हम अपनी टीम को देख सकते हैं फाइनली. और 3.5 साल का वेट. पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनको इतना तरसाया गया. तो वाकई. बस तरस जो है होपफुली अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी जब पाकिस्तान और नेपाल फाइनली एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे और 3.5 साल बाद हमारे फाइन्स वापस आ जाएंगे. एब्सोल्युटली, मैं वही सोच रहा था कि लाइक और किस मुल्क में ऐसा होगा कि एक फ़ैन चैनल स्टार्ट किया गया फुटबॉल के बारे में, पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में, और 3 साल वो चैनल रहा है और उसमें एक दफ़ा भी उस टीम की बात ही नहीं हुई, टीम के खेलते हुए बात नहीं हुई कभी भी एक दफ़ा भी. उसके अलावा सारी बातें हो गई हैं. बट खैर, फाइनली वी आर देयर. ऑब्वियसली वी स्टार्टेड विद 90 प्लेयर्स फॉर द ट्रायल्स जो हुए थे. उनको लाहौर में बुलाया गया था. उसके बाद उसमें से आई थिंक 35 शॉर्टलिस्ट हुए थे ट्रेनिंग कैंप के लिए लाहौर में फॉर 6 to 8 weeks. उसके बाद अब रिसेंटली देव अनाउंस 20 जो फाइनल कट उन्होंने इधर से अनाउंस किया है, लोकल जो प्लेयर्स हैं. तो ओवरऑल स्क्वाड को देख के और जिस तरह ये प्रोसेस सारा चला है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान प्रीमियर लीग पिछले कुछ अरसे में अगेन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं चल रही थी, तो आपके पास कोई चारा रह नहीं गया था कि आप करेंगे क्या. आई थिंक ट्रायल्स तो इनका नाम था, बट वो जो 91 लोग थे वो मोरलेस एक्सपेक्टेड थे. अगर आप पाकिस्तानी फुटबॉल सर्कल में इन्वॉल्व हैं, कोचिंग कैपेसिटी में, ऑब्जर्वर में या लिखने में, और अगर आपको भी कहा जाता कि यार एक 90 प्लेयर्स की लिस्ट बना दें दैट यू फील आर द बेस्ट इन द कंट्री एट द मोमेंट, तो आप भी उसी लिस्ट को बनाते अपनी तरफ से. उसमें शायद एक दो नाम ऊपर हो जाते, एक दो नाम नीचे हो जाते. तो आई थिंक दैट वाज द ओनली वे जो आप इस सिचुएशन में स्टार्ट कर सकते थे. फिर वही थोड़ा कोच सा का इसके होता है. अंदर मैं जो है ना वो करूँगा. आई फेल्ट लाइक काफ़ी फ्रेश फेसेस थे, काफ़ी नए लोग थे. आपके पुराने वेटरन्स जो थे, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत प्रोफेशनलिज्म से और हार्ड वर्क और उनके साथ बहुत एक तरह से ज़्यादती हुई है कि उनके पीक ईयर्स जो हैं उनमें एक्टिविटी नहीं हुई. बट आई फेल्ट लाइक कि ऑब्वियसली इट वाज टाइम फॉर न्यू जनरेशन. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि आई थिंक देयर वर सर्टन सॉर्ट ऑफ 4 5 players और 4 5 areas that I expected कि उसके अंदर से और different होगा. But I guess overall I was happy with the direction that they took. बिल्कुल वही चीज होती है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ना थोड़ा सा, आप मेरे से ज्यादा कोचिंग के एलिमेंट समझते होंगे. कोचिंग में जब आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं और प्लेयर सिलेक्शन में जाते हैं ना, कुछ तो ऑब्वियस कैंडिडेट्स हमेशा होते हैं, यार ये तो ले लो, ये ले लो. फिर अक्सर हर कोच की ना एक प्रेफरेंस होती है सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर्स. अगर आप कुछ साल पहले जाए, उस पे काफी उस जमाने में शोर पड़ता था. यासिर अफरीदी को हमारे सर्बियन कोच रिसा मिलोसाविच काफी सारे मैचेस में इंक्लूड कर लेते हैं, हालांकि वो अमूमन केएलएल की स्टार्टिंग 11 नहीं क्रैक कर रहा होता उस टाइम पे. तो बिकॉज दैट प्लेयर फिट इनटू द सिस्टम दैट जरीसा बनाना चाह रहे थे, या उसका कुछ कुछ पर्टिकुलर एबिलिटी थी जो उनको पसंद थी, तो वो अमूमन इंक्लूड हो जाते थे उसके अंदर. बट जिन्हें बाकी सारे प्लेयर्स जब आप उठा के देखते थे, मोर सेम ही होते थे. तो आई थिंक एंड में कोच का जो फिलॉसफी होती है और जो कोच ने जिस तरह टीम को खिलाना है, वो हम में या और आपको या किसी भी और एनालिस्ट को पता होना बड़ा मुश्किल होता है जब तक उसने देखा नहीं होता टीम को.
तो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सारी सिचुएशन में। और वो जो आपने बात की जनरेशनल चेंज, एक अफसोसनाक बात तो थी कि आपके पिछले प्लेयर्स जो हैं सारे खेल नहीं सके थे, बट वो जनरेशनल चेंज का वक्त आ चुका था। और जब आप एक टीम बना रहे हैं, और वो आई थिंक एक खुला सीक्रेट है कि पाकिस्तान अगले साल के साथ चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बेसिकली तैयारी कर रहा है, जो अभी से शुरू हो रही है। तो जब आपने वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना भी है, वो एक मैच जीत जाएंगे, तो आपने अगले हिस्से का भी तो सोच रहे हैं ना। और वो पूरा एक स्पेल चलेगा बेसिकली अगले 3 एक साल का, ऑफ वेरियस क्वालिफाइंग राउंड्स। तो आपको थोड़ा सा वो लॉन्ग टर्म अप्रोच भी रखनी पड़ती है कि अच्छा यार, अब मैं जिस प्लेयर को खिला रहा हूँ, कैन कैन दे कंटिन्यू इन दैट 3 इयर्स, वो एक ग्रुप चल सकता है कि नहीं। वो मेरे हिसाब से आई थिंक कोच की थॉट्स चल रही होंगी उस हवाले से। बिल्कुल। एंड जस्ट जनरली जो हम फाइनल 20 जो फाइनल लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें, उसके अंदर ऑब्वियसली जिस तरह हमने बात की है एंड में भी, आई एम ग्लैड एक्चुअली कि देर आर लॉट ऑफ फ्रेश फेसेस, लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स। उसके ऑब्वियसली कॉन्स भी होते हैं, एज विद एवरीथिंग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स उसके ये हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको टाइम लगेगा इस सब करने में। बट जिस तरह आपने कहा कि वो अगर इफ़ देर एमिंग फॉर समथिंग लाइक 1 or 2 years डाउन द लाइन, देन दे होप और द एम इज़ के उस पोटेंशियल को यूज़ करके वो जो है उस एक्सपीरियंस को बिल्ड करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। बट ऑल्सो जस्ट जनरली अगर हम कुछ ओवरऑल अगर हम थॉट्स पोजिशन बाय पोजिशन देखें, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफेंस इफ़ यू वांट। मेरे तो ख्याल से एक वही आपने कोच के स्टाइल की बात की, देर आर सम टेक्निकली गुड डिफेंडर्स। पोपो एफसी के सेंटर बैक्स, अगर शहजाद अनवर जो हमारे आई थिंक डी फैक्टो हेड कोच अब हैं इस सिचुएशन में, अगर ही वांट्स टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, ही वांट्स टू प्ले पोजीशन ब्रांड ऑफ फुटबॉल, तो उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सेंटर बैक्स जो हैं दे आर कंफर्टेबल ऑन द बॉल। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर सोहेल खान, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पीपीएल वगैरह भी एनसीसी का एक्सपोजर है, तो आई थिंक ही इज़ वन वेरी टेक्निकली गुड फुल बैक। फिर आपके पास अब्दुल्ला शाह, हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अब्रॉड, ऑफ बीइंग अ कम्पिटिटिव पर्सन जिसने अक्रॉस द बोर्ड खेला हुआ है, एंड ऑल्सो इज फिजिकलिटी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली हिज स्किल्स एज अ फुटबॉलर, हिज हाइट, हिज स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2-3 चीज़ें आपके ख्याल में, इफ़ यू गो थ्रू पोजिशन बाय पोजिशन, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दैट स्टैंड आउट, या आपको क्या लिमिटेशंस लगती हैं? व्हाट आर योर थॉट्स देयर? तो मेरे हिसाब से आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये एक फ्रेंडली जो है वो नॉन फीफा डेट में आया है, तो हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत सारे प्लेयर जिनको पाकिस्तान आगे भी खिलाना चाह रहा हो, खासतौर पर हमारे डायस्पोरा कम्युनिटी के प्लेयर्स जो बहुत सारी डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं, उनको लाना मुश्किल हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म जो है आई थिंक कोच would make some very big changes in defense, considering that Pakistan can potentially call up, obviously अभी अभी तो नहीं पता हमें, but potentially Pakistan has ईसा सुलेमान available। और ईसा सुलेमान के साथ आपके पास अब्दुल्ला इकबाल हैं जो डेनमार्क इस वक्त सेकंड डिवीजन से प्रमोट होने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तो पाकिस्तान की पोटेंशियल सेंटर बैक पेयरिंग तो ये बनेगी। अभी टू स्टार्ट दिस ऑफ, आई थिंक अब्दुल्ला शाह इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन पाकिस्तान, और सेंटर बैक वुड डेफिनेटली स्टार्ट आपके नेपाल के मैच के खिलाफ। असल सवाल आता है कि उसके साथ सेंटर बैक में पार्टनर कौन कर सकता है, और उसके बाद जिस तरह आपने बोला लेफ्ट और राइट बैक्स हमारे कौन से होंगे बट के अंदर, जिस तरह आपने भी बात की, वो ये है कि अगर आप साकिब हनी को निकाल दें, अगर आप उमर हयात को निकाल दें, जैनुल आबिदीन को निकाल दें, उमैर अली को निकाल रहे हैं, ये टोटल 4 प्लेयर्स हैं दैट हैव बीन इन्वॉल्व विद द सीनियर नेशनल टीम इन सम कैपेसिटी और द अदर। या तो उन्होंने मैच खेला हुआ, या तो स्क्वाड में थे, मैच नहीं खेला हुआ था। तो हमारा जो बहुत बड़ा इस डिफेंस का मसला होगा, कंसिडरिंग ओपोनेंट्स नेपाल हैं, वो ये है कि दे विल हैव टू बी ऑन देयर टोज। नेपाल एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलता है, ब्रांड फुटबॉल खेलता है। जब भी पाकिस्तान खेला है, पिछली दफा भी जब हम 2018 के सैफ कप में जीते हैं, अगर उससे पहले आप चले जाएं 2013 के सैफ कप में भी, हालांकि पाकिस्तान या तो 1-1 ड्रॉ किया है, या उससे पहले जीता भी है, पोजेशन नहीं आती हमारे पास, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि नेपाल होल्ड करता है बॉल और अक्सर आपसे गलतियां कराता है इन डिफेंस। और हमारे साथ पहले भी ये होता रहा है इंटरनेशनल फुटबॉल में कि हमारी डिफेंस ने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से हम या तो मैच हार गए हैं, या तो ड्रॉ हो गए, कुछ और हो गया। तो हमारे जो ये यंग प्लेयर्स हैं, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जल्दी एडजस्ट करें।
मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल और जो डोमेस्टिक फुटबॉल, अब उसमें पीपीएल भी बहुत सारे प्लेयर्स रेगुलरली नहीं खेले हुए क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं हुई। मेन डिफरेंस जो आएगा ना आपके पास, वो आता है डिसीजन मेकिंग टाइम का। वो इतना बिल्कुल, कट डाउन हो जाता है, सारा लेट्स से यही है। अगर ये डिफेंस में खेल रहे हैं, तो अगर 1 मिनट मिल रहा था इनको पीपीएल में, वो कट डाउन होकर 10 सेकंड्स पे आ जाएगा। तो वो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये वो वाला हिसाब है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें बहुत सारे प्लेयर्स को ना एक क्लिफ से धक्का देना पड़ेगा समंदर के अंदर। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग का बहुत जल्दी आएगा इस सारी सिचुएशन में। लेकिन अब्दुल्ला शाह इज वन प्लेयर दैट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। और उसके साथ साथ आपकी जो लेफ्ट एंड राइट बैक्स हैं, आई थिंक Umar Hayat, depending whether, because I think he can potentially play either on the left, either on the right. तो वो आई थिंक कोच की मर्जी होगी। और आई बिलीव जुनेद जो है के केपीटी वाले, ही वुड आल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, केपीटी में अगर नहीं है, but he would also be a potentially good wing back to have in that position। तो अगर आई थिंक कोच डिसाइड करते हैं एंड पे कि उमर एक साइड पे हो सकते हैं, जुनैद एक साइड पे हो सकते हैं, अब्दुल्ला शाह सेंटर बैक में हो सकता है। मेरे लिए ज्यादा थोड़ा सवालिया निशान है कि अब्दुल्ला शाह बहुत अच्छा डिफेंडर है, आई डोंट थिंक हमारे पास सेंटर बैक की उस लेवल की कोई पेयरिंग है जो उसके साथ काम कर सके। तो मेरा सवालिया निशान यही होगा कि किसको खिलाते हैं सेंटर बैक। Again, I wouldn't. I'm sure Shahzad Anwar has his reasons and all of that. वो तो आप बाहर बैठ के बड़ा आसान होता है, जिस तरह लोग विमेंस टीम को भी कह रहे थे बहुत। एंड आई थिंक हमदान पुट आउट क्या उसे कहते हैं, थ्रेड, कि इस तरह बहुत मुश्किल होता है। आप कोच की पहले पोजीशन में, आपको पता चलेगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जनरली आई फील लाइक कि एक जो मेन मेरे ख्याल से ओमिशन हुई है ना स्क्वाड में, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंट और इंग्लैंड वाला सारा चल रहा था कि ट्रेंट को लेके जाएंगे नहीं जाएंगे। एवरी वन हैड एन ओपिनियन। हम्म ऑब्वियसली ट्रेंट, मेरे ख्याल से ट्रेंट को ना लेके जाते तो बड़ा वो करना था। आई फील लाइक कि सेंटर बैक में दे कुड हैव टेकन मोहिब। मोहिब इज समवन हम्म who's played under Shahzad Anwar for the under 16. I feel like he was someone के एटलीस्ट अगर आपने स्टार्ट नहीं कराना तो ही वॉज जस्ट द राइट प्रोफाइल कि आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो। मे बी ही हैज़ प्लान्स टू यूज़ हिम इन अंडर 23, अंडर 21, आई डोंट नो। अगेन ये कोच के ऊपर होता है। बट आई फील लाइक कि अगर हमारे पास सेंटर बैक एक और हम ऐड कर सकते थे तो इट वुड बी हिम। विच लीड्स मी टू वन वन अदर इंटरेस्टिंग थिंग सेंटर डिफेंडर्स और उसके अंदर, कि आपने तो नोट किया होगा कि डिफेंडर्स बहुत ज़्यादा लिस्टेड हैं और मिड फील्डर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, राइट? अभी ऑब्वियसली स्क्वाड पूरा नहीं हुआ, सो वी नो कि फॉरेन हम्म प्लेयर्स ने भी आना है इसके अंदर। बट डू यू थिंक कि ही माइट गो विद 3 और 5 एट द बैक? क्योंकि डिफेंडर्स इतने ज़्यादा हैं, मिडफील्डर्स, और मिडफील्डर्स के अंदर भी कदीर इज मेंशन्ड एट अ मिडफील्डर, इवन दो टेक्निकली व्हेनेवर आई हैव सीन हिम प्ले इज अ लेफ्ट बैक, जो केआरएल वाले कदीर हैं। ही इज प्लेड एज अ लेफ्ट बैक फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सारी स्क्वाड की, वो ये है बेस्ड ऑन व्हाट शहजाद अनवर हैज यूज्ड इन हिज फॉर्मेशंस इन द पास्ट, खास तौर पे 2013 की साफ चैंपियनशिप में। ही लाइक्स टू प्ले एन अटैकिंग गेम, ट्राइंग टू कीप पोजीशन। हमारी टेक्निकल लिमिटेशंस भी उसके हवाले से हैं। अगर आपने फॉर्मेशन समझनी है कि किस तरह पाकिस्तान लाइन अप कर सकता है, उसमें से आपको ना सबसे पहले स्ट्राइकर सिचुएशन समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि इस वक्त रिमोटली भी दूर दूर तक आपके पास इस 20 मैन स्क्वाड में एक प्रूवन स्ट्राइकर नहीं है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर करके दे सकता है। प्रूवन, ये पोटेंशियल वो है, आपके वही पास दिस एक नहीं है, पोटेंशियल, लेट अलॉन के वही दिस पोटेंशियल वहीद नॉट में प्रूवन। पोटेंशियल या जरूर है, लेकिन लेकिन अगर आप ये ओवरऑल एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, अगर आप वहीद को एक 20-21 साल के लड़के पे आप ये पूरा जोर बिल्कुल डालते भी हैं नहीं कि भाई डालना चाहिए, पाकिस्तान की पूरी गोल एक्सपेक्टेशन आप पे है, तो दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक फॉर श्योर। इवन फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव। तो उसको जब आप देखते हैं और आपको पता है कि पहले एक बड़ी मुश्किल से प्लेयर आपके पास आ रहा है जो स्ट्राइकर खेल सकता है ऑफ दैट लेवल, दो तो आपके पास है नहीं, जिसका मतलब है इट्स वेरी अनलाइकली कि पाकिस्तान 4-3-3 के अलावा कोई फॉर्मेशन खेल सकता है, क्योंकि दो स्ट्राइकर ही नहीं है आपके पास ऑफ दैट कैलिबर। तो जो मेरा अपना तबसरा है सारी सिचुएशन में, पाकिस्तान एक 4-3-3 का कोई वेरिएशन खेलेगा व्हाट जिसमें अबाउट एक थ्री फोर स्ट्राइकर थ्री लोन स्ट्राइकर ऑप्शन थ्री होगी। फोर थ्री में भी तो लोन स्ट्राइकर होता है। आई थिंक एक तो अवे गेम है, एंड शहजाद विल नॉट रिस्क प्रोबेबली कि आप इतना ज्यादा अटैकिंग फॉर्मेशन से स्टार्ट कर रहे हो।
So probably I would see a 4-3-3, 4 defenders at the back, 5 so I don't think we need that, but 4 defenders at the back minimum. क्योंकि आपको opponents को भी देखना है, आपको पता है कि opponents ने possession भी mostly उन्हीं के पास होगी और आपको या तो counter पे break करना पड़ेगा या तो set pieces पे करना पड़ेगा या तो कोई आपके पास जो limited possession है उसमें से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो 4-3-3 का कोई वेरिएशन लगता है पॉसिबल। और आपके पास अच्छी बात ये है कि विंगर्स की कुछ अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आई थिंक वलीद खान इज वन प्लेयर दैट आई हैव माय eye on as well. He's got pace, he's got dribbling skills, opportunities निकाल के दे सकते हैं बाकी प्लेयर्स को। Yeah, for sure. I actually wanted to come to Waleed because again, जब आप PPL वगैरह में हिस्सा लेते हो, NCC में लेते हो, तो you get to see, broadly speaking, जो आपके पास इधर players हैं, the best players that you have over here. And I feel like Waleed is unique. And I mean that unique in the sense के अगर आपने भी नोट किया होगा पाकिस्तान के अंदर आपके पास टच लाइन विंगर्स बहुत कम हैं। टच लाइन विंगर्स वो हैं जो वाइड खड़े होते हैं, दे लाइक टू रिसीव द बॉल टू फीट एंड दे आर वेरी वेरी गुड एट कटिंग इनसाइड एंड टेकिंग प्लेयर्स ऑन एंड यूजिंग दैट। वो आपके पास बहुत कम है पाकिस्तान में। आपके पास अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे जो आगे राइट लेफ्ट पे खेल सकते हैं, आपके पास वाइड फॉरवर्ड्स होंगे, लेकिन आपके पास आउट एंड आउट विंगर्स बहुत कम रहे हैं। तो Waleed is unique in terms of the skill set that he has and even his ability. He's obviously gone to play for SCA Brazil. So definitely Waleed is someone that I definitely expected कि वो squad में होंगे, and I won't be surprised even if he plays a big part in this game. बिल्कुल, आई थिंक मोहम्मद आदिल के बाद मैंने पहली दफा विंगर एक देखा है जो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। अगर आपने मोहम्मद आदिल को परफॉर्म करते हुए देखा हो, उनकी मोल्ड थोड़ी डिफरेंट थी। वो बड़े ही ट्रेडिशनल किस्म के विंगर थे जो बॉल आउट वाइड लेके जाके क्रॉस करते थे, Hmm. चेक इन करते थे। वलीद एक डिफरेंट किस्म का, आई थिंक इज मोर ऑफ अ मॉडर्न विंगर जो डिफरेंट किस्म की अपनी रेpertoire ऑफ ड्रिबल्स यूज करते हैं बीट करने का। और आई थिंक वलीद ऐसा प्लेयर आई थिंक प्रेफर करता है क्रॉस डिफरेंट था, बट अगेन वेरी हार्ड को कम से कम मौका मिल रहा होगा। वलीद एक ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे हिसाब से अगर अपने विट्स अपने साथ रखें, मेहनत करते, तो ही डेफिनेटली हैज द पोटेंशियल टू प्ले फुल टाइम फुटबॉल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। Yeah, definitely. He's one of the upcoming stars. Just one thing, squad के हवाले से हमारे local जो हैं, were you surprised कि Ali Uzair wasn't part of the final squad? Because I feel like कि जो आपकी midfield की जो makeup है अभी के अंदर, ज़ैनुल आबिदीन है, आपके आलमगीर उसमें listed हैं, आपके सारे हैं, these are all technically brilliant midfielders. बट एक मेरे ख्याल से एक और प्लेयर उस तरह की एडिशनल कमी थी, समवॉट ऑफ एन इंजन इन मिडफील्ड। आप समझ रहे हैं ना, रोबस्ट प्लेयर, आपका सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर जो एक मे बी आलमगीर फॉर एग्जांपल, अगर आप 4-3-3 खेल रहे हो तो ही कैन प्ले अलॉन्ग साइड आलमगीर एंड जैन और समवन जो वो मिडफील्ड होल्ड करके रखता है। तो वर यू सरप्राइज? आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर्स इन पाकिस्तान, अली उज़ैरा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। हाँ बिल्कुल, आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स को इंक्लूड कर लेना चाहिए। और मेरा भी यही क्वेश्चन बन रहा था कि अगर आप एक 4-3-3 के फॉर्मेशन में खेल रहे होते हैं तो आपको होल्ड कौन करके देगा बॉल ज्यादा देर तक, बिकॉज आलमगीर को भी उस पोजीशन में खिलाना, आई थिंक बिकॉज उसकी अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा है। और इसी तरह अगर आप जैनुल आबिदीन की बात करें, ज्यादा अटैकिंग फोकस प्लेयर है पाकिस्तान के पास। मैं अगर ऑनेस्ट आपको तब से पिछले 10 साल का बताऊं, एक एक्चुअल प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्डर रहा ही नहीं है। मतलब आपके पास सद्दाम हुसैन थे, बट सद्दाम वाज वेरी बॉक्स टू बॉक्स, वो उस तरह होल्ड नहीं, मतलब वाजंट होल्डिंग प्लेयर। और उससे पहले जब सद्दाम भी खेल रहा होता था, अक्सर अदनान अहमद को मैंने उस पोजीशन में खेलते हुए देखा था। बट उनका प्रॉब्लम ये था कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनके पास वो पार्टनर ही नहीं था ऑफ दैट क्वालिटी मिडफील्ड में जो उसको सपोर्ट कर सके। तो ये हमारा एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि हमारे पास एक टीएम तो नेचुरल था ही नहीं। तो अब ये 4-3-3 कैसे लाइन अप करेगी फ्यूचर में, तो हमारे पास अधिक पाकिस्तान के पास एक इससे ज्यादा बेहतर शायद हम प्रोड्यूस भी कभी ना कर सके। एतजाज हुसैन हमारे पास हैं जो इस पोजीशन में बहुत बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं, कंसिडरिंग कि अभी कुछ दिनों पहले वो आई बिलीव अपनी 5वीं नॉर्वेजियन टाइटल जीत चुके हैं। तो मतलब पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा अमेजिंग आई थिंक एक कैप्चर होगा अगर हम उसको ले आते हैं इस पोजीशन में इवेंचुअली। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक हु एक और जो अप एंड कमिंग है, आई थिंक पाकिस्तान, जो आपने एग्जैक्टली बात की कि कोई एक्चुअल
जिसे नंबर 6 कहते हैं ना, डिफेंसिव मिडफील्डर, उस हमने प्रोड्यूस नहीं किया। बट आई थिंक अगेन एक यूनिक प्रोफाइल जो है वो ताहा है, पोपो मोहम्मद ताहा। आई थिंक इज़ यूनिक इन दैट रिस्पेक्ट। आई हैव सीन लॉट ऑफ हिम एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ स्टार फॉर द फ्यूचर। ही वॉज पार्ट ऑफ द 35 बट ही डिडंट मेक द 20। आई थिंक अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी क्योंकि आई थिंक वो 18-19 साल का है। सो obviously you can't just chuck him in against Nepal or holding midfield के अंदर, but he's one for the future definitely, and who better to learn from than Ehtizaz Hussain। तो अब आते हैं, speaking of him, foreign players obviously एक तो चीज़ है कि आपका गोलकीपर आपके सिर्फ 2 हैं, तो एक तो मुझे अगर नेचुरली एक गोलकीपर आएगा, यूसुफ बट की बात हो रही है, लेट्स सी यूसुफ बट, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी हिम। व्हाट अदर पोजीशंस डू यू थिंक के नीड टू बी फिल्ड और शुड बी फिल्ड, जो रिमेनिंग आपके प्लेयर्स रह गए हैं फॉरेन? अच्छा, मैं अगर इस पे ऑनेस्ट थोड़ा सा ओवरऑल तबसरा शुरू करूं और फिर बिल्ड करते जाएं आगे, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम एक एक्चुअल प्रीव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे फैंस देखेंगे, बहुत सारा सवाल भी करेंगे। मेरा अपना जो पिछले सालों का तजर्बा रहा है और जो हमारे पास आगे अब एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज है, वो शुक्र है कि हम ये चैलेंज अब एक नेपाल की फ्रेंडली से शुरू कर रहे हैं। मतलब 2022 में एक मैच खेल के, मार्च की विंडो, जून की विंडो, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग टुवर्ड्स योर कम्पिटिटिव मैचेस। जो बड़ी ब्रूटल रियलिटी है, ये बहुत सारे लोगों को बात बुरी भी लगेगी, कुछ लोगों को शायद समझ भी ना आए। हमारे जो डायस्पोरा प्लेयर्स है ना, अगर पाकिस्तान इनको यूज नहीं करता और इनको कॉल अप नहीं करता, तो रियलिस्टिकली आपके पास आप एक मैच भी नहीं जीत सकते। दैट्स द वेरी ब्रूटल रियलिटी ऑफ, आप नेपाल को भी नहीं हरा सकते। आई थिंक इवन इफ यू कॉल देम यू माइट नॉट विन एनी मैच, दैट इज वेयर वी आर। आई वुड बेग टू डिफर इन दैट, कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एट योर डिस्पोजल। नहीं है, लेकिन आपके वो पास जो अनलेस कि आप 8-9 उठा के ले आओ, आप वो फिर एज लॉन्ग एज योर आपके लोकल प्लेयर्स आर आउट नंबरिंग द फॉरेन प्लेयर्स, तो बड़ा मुश्किल होगा। और आप, मैन, दैट्स नॉट एन इंसल्ट टू द लोकल प्लेयर्स। आपके लोकल प्लेयर्स को लीग भी नहीं मिली रेगुलरली, ना उनको कोई यूथ डेवलपमेंट प्रॉपर मिली है, तो उनका कसूर नहीं है। बट जनरली आई फील लाइक वो अच्छा, बहुत अच्छे प्लेयर भी आ जाएं, बट एक ऑब्वियसली टीम चाहिए होती है, राइट? बाकी मुल्क तो ऑब्वियसली अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं ना, फाइनली वो 3.5 साल बाद मौका आ गया जरा ऐसी सिचुएशंस में बात करने का। नेपाल का मैच, लेट्स जस्ट पिक अप नेपाल। ठीक है, नेपाल एज एन ओपोनेंट। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ना नेपाल के खिलाफ, वी हैवंट लॉस्ट अ गेम इन लास्ट 5 मैचेस। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑल द वे बैक टू 2011 का सैफ चैंपियनशिप। आपने 2018 में पाकिस्तान ने नेपाल को हराया 2-1। ठीक है, और उसमें एक गोल हसन रशीद ने किया था, वही पेनल्टी से, और विनर मोहम्मद अली ने इंजरी टाइम में मारा था, आपका विन निकल आया। उससे पहले चलते हैं, नेपाल 2000, अच्छा वो भी मैच भी दशरथ रंगशाला में था, 2013 की सैफ चैंपियनशिप 1-1 हो गया था। उस मैच को अगर आप जाके देखें, गोल दोबारा हसन रशीद ने मारा था, बड़ी खूबसूरत वॉली थी, बिल्कुल टी के बाइट से। और उसमें हालांकि आपको इंजरी टाइम गोल मना था, यूसुफ बट ने कम से कम 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किए थे आपको मैच में रखने के लिए। उससे पहले आप चले जाएं, नेपाल से आप उसी साल 2 और मैचेस खेले हैं, दोनों 1-0 जीते। पहला मैच में हसन बशीर ने 1-0 गोल आपको मार के दिया। सेकंड मैच में मुजाहिद ने गोल मारा था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, और हसन बशीर ने असिस्ट किया था। तो मतलब आप अगर सिर्फ हसन बशीर की स्टैट्स देख लें, 3 goals and 1 assist in 5 मैचेस अगेंस्ट नेपाल, तो बेसिकली हसन बशीर ने अकेले आपको 3 wins और 1 ड्रॉ निकाल के दिए नहीं नहीं, नेपाल के नेपाल खिलाफ। की मैं बात नहीं करता, मैं क्वालिफायर, वो जो हम एक क्वालिफायर आज तक नहीं जीते, मैं कह रहा था उसमें तो जी बहुत जी बैड जी, से। क्वालिफायर। लेकिन क्वालिफायर जो है ना, वो तो चले स्टेप नंबर 3। हम्म। क्वालिफायर पे जो हमारा ऑनेस्ट हालात है ना, वो हमारी ड्रॉ पे डिपेंड करता है। अगर हाँ तो देखिए, हमें कोई मुकाबले की टीम मिल जाती है जहां पे 15-20 का भी फर्क है ना, तो हम हाँ, कंपेटिटिव हो सकते हो हैं। सकता है बिल्कुल, फॉर श्योर। दिस अब हमें खुदा ना खास्ता कुवैत पड़ जाए, जो हमारी किस्मत रही है, फिर तो हम कुछ भी कर ले, हम कुवैत को नहीं हरा सकते ना, यस। तो वो थोड़ा किस्मत का एलिमेंट ये आ जाएगा। लेकिन आई थिंक अगर पाकिस्तान अपना पूरा फुल स्क्वाड खिलाता है ना, और हम तैयारी से होते हैं, तो देन आई वुड नॉट रूल आउट कि हम, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द 90 मिनट्स ऑफ फुटबॉल है, उसमें हो तो कुछ भी सकता है, एंड दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर। तो उससे पहले जाते हुए अगर हम सिर्फ नेपाल का मैच देखें, तो
अब ये सारे जो हमारे पास यंग प्लेयर्स भी मौजूद हैं, जिस तरह आपने बात की, फिर हमने उस सब्जेक्ट पे आके डायस्पोरा प्लेयर्स पे, अगर हम स्टार्ट करें गोलकीपर से, आई थिंक वो कोई भी थोड़े ईगल आइड फैन हो तो वो देखेगा कि कीपर तो 2 अनाउंस हुए हैं, अब खेलने जा रहे हैं। ऊपर से साकिब को भी इंजरी हुई थी ट्रेनिंग में, अल्लाह का शुक्र है इतनी सीरियस नहीं थी, और वो होपफुली स्क्वाड के साथ भी जा रहे होंगे। बट नेचुरली इसी इसी सिचुएशन की वजह से तो हर हर टीम में 3 हम्म क्या कहते हैं गोलकीपर्स होते हैं, ताकि कम से कम एक बेंच पे भी बैठने वाला हो अगर कोई इंजर हो जाता है। तो यूसुफ भट्ट की जो इंक्लूजन है वो बड़ी लाइकली और बड़ी लॉजिकल लगती है सारी सिचुएशन में। और क्योंकि यूसुफ गोलकीपर खेलते हैं और वो फिर स्टार्ट कर रहे होंगे, तो अगर आप थोड़ा-सा एक और इसी लाइन के को कंटिन्यू करते हुए तबसरा करें, तो बड़ा लाइकली शाउट यही लगता है कि यूसुफ भट्ट को फिर कैप्टेंसी मिल जाएगी, क्योंकि उसके अलावा किसी पिच पे किसी प्लेयर का इतना एक्सपीरियंस, वो तो मेजॉरिटी तो डेब्यू कर रहे होंगे। तो दैट लुक्स वेरी लाइकली कि शायद यूसुफ भट्ट को पाकिस्तान की कैप्टेंसी मिल जाए। सही है आपसे। और उसके अलावा जस्ट क्विकली आपको क्या लगता है और कौन सी पोजीशंस जो है वो फिल हो सकती हैं फॉरेन प्लेयर्स की? तो एक आपने नंबर 9 की बात की, वो नंबर 9 बिल्कुल। आपको प्रूवन चाहिए? नंबर 9 प्रूविंग चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास अभी स्टैट है वो ये है कि इस वक़्त पूरे स्क्वाड में जो 20 ने अनाउंस हुए, उसमें कभी किसी ने सीनियर नेशनल टीम गोल ही नहीं मारा हुआ। और वहीद बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंट फॉर द फ्यूचर। वलीद भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो गोल्स निकाल के दे सकता है। बट ये इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है कि अगर आप कहें कि भाई पाकिस्तान 2000 मतलब 220 मिलियन लोगों की गोल की उम्मीद जो है ना आप पे पड़ी हुई है। तो वो बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा और इनको थोड़ा टाइम चाहिए सेटल इन करने के लिए। तो ये अच्छा। एक पोज़ीशन लगती है कि जिसमें आपको एक स्ट्राइकर कॉल अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी में स्ट्राइकर्स नहीं है इतने ज़्यादा। टोटल अगर आप स्ट्राइकर्स देखें जो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, एक आपके पास हसन बशीर है, और फुटबॉल पाकिस्तान ने भी इस पे काफ़ी डिटेल थ्रेड किया था। आपके पास बिलाल हैं जो जर्मनी में खेल रहे हैं, 5th ईयर में खेल रहे हैं। और बाय द वे बट आई मस्ट जस्ट से कि कंसीडरिंग अभी बाय द टाइम वी रिकॉर्डिंग अभी तक स्क्वाड पूरा अनाउंस नहीं हुआ, तो हमारे पास सिर्फ 20 हैं और हमें और नहीं पता कि और कौन ऐड होगा या। बिल्कुल, तो हम अपनी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, बट अगर आप लॉजिकल स्टैंस लें, तो कंसीडरिंग कि हसन बशीर का अपना एक्सपीरियंस और कंसीडरिंग हसन बशीर की अपनी एबिलिटी, और अगर मैं इस पे थोड़ा-सा मज़ीद तबसरा करूँ हसन बशीर की एबिलिटी, बहुत ज़्यादा। अ, पिछले 10 साल में तो कम से कम मैंने कोई पाकिस्तान नेशनल टीम का सीनियर मैच नहीं छोड़ा। एंड पिछले जितने मैंने मैचेस देखे हैं, एट हिज वेरी बेस्ट, एट हिज कंप्लीट पीक, मैं तो ये कम से कम दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल में आई हैव नेवर सीन एनीवन ऑफ दैट कैलिबर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। मतलब अगर आप फैन भी हैं, अगर आप कभी इस पे एनालिसिस भी करना चाहें, आप 2013 का मैच देखें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सैफ चैंपियनशिप का, हालांकि आप वो 1-0 हार गए थे, और उसमें आप एक एक टच देखें हसन बशीर का। एंड सेम गेम में सुनील चेत्री भी खेल रहे थे, एंड हसन आउटशोन सुनील चेत्री बाय अ माइल। एंड मुझे बड़ा डिस्टिंक्टली याद है कि उस मैच के बाद हसन बशीर वाज स्टैंडिंग इन द मिडल बिकॉज़ दैट वाज हिज फर्स्ट गेम टू अनाउंस हिमसेल्फ टू साउथ एशिया। उससे पहले वो सारे फ्रेंडलीज खेल रहे थे, और पूरी इंडियन टीम उसके इर्द-गिर्द खड़ी खड़ी हुई थी कि भाई आप कहाँ से आए हैं? शाहरुख भाई, बिफोर आई गेट योर फाइनल थॉट्स एंड प्रेडिक्शंस, मैं बस एक चीज़ जो भूल गया था कहना, वो ये था कि आई जस्ट वांट टू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड, इतने मिडफील्डर्स और इन सब की बात की, आई फील लाइक एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर था जिसको हो सकता था और आई थिंक होना चाहिए था, दैट्स महमूद खान फ्रॉम क्या उसे कहते हैं, SSGC, जो अब बंद हो गई है, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन पाकिस्तान, ही इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। तो आई एक्सपेक्टेड टू सी हिम। मज़े की बात यह है कि ही डिडंट इवन मेक द he didn't even enter into the, I think, the trials or the shortlist, because I think शायद SSGC का कोई वो issue होगा, क्योंकि सद्दाम and Saadullah, none of the SSGC players were there, but anyway, so just a short segue, but शाहरुख भाई, lastly दो चीज़ें हैं just as इसमें final मैं सॉरी thoughts। अगर जी आपका जी। पॉइंट ऐड करूँ महमूद खान के हवाले से। अच्छा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। विद द प्लेयर्स दैट हैव प्लेड विद हिम, आप ऑब्जर्व करके देख लें, ट्रेनिंग में देख लें, महमूद खान इज़ प्रोबब्ली द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर जो पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में प्रोड्यूस किया बिल्कुल होगा। बेशक। उसका मसला ये है कि वो इंटरनेशनल मैचेस में डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब इन इट्स अच्छा। एंटायरिटी आप उसका हर सीनियर नेशनल टीम मैच उठा के देख लें, आपको नज़र ही नहीं आएंगे महमूद खान साहब उसमें खेलते बट हुए। वो डू यू और थिंक दैट्स कुछ बिकॉज, प्लेयर्स ऐसे सॉरी मैं बीच में आपको कह रहा हूँ कि डू यू थिंक दैट्स बिकॉज आपकी ओवर द इयर्स फुटबॉल ही ऐसी रही है कि इट्स नॉट बिन टू हिज स्ट्रेंथ, तो आप काउंटर अटैक पे आप लॉन्ग बॉल खेलते रहो, महमूद खान इज द टाइप ऑफ गाय हु वांट्स टू प्ले विद द बॉल, तो
maybe it could be that अगर आप फॉर एग्जांपल जेवी को स्टोक सिटी में डाल दोगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ टू मेक माय पॉइंट, जेवी को आप स्टोक सिटी में अगर डालोगे तो ऑब्वियसली जावी तो फिर जावी नहीं लगेगा ना, जावी तो फिर रैंडम आदमी लगेगा कोई। बिल्कुल मैं उस बात से एग्री करता हूँ, बट मैं डिसएग्री इस बेसिस पे करता हूँ कि पाकिस्तान ने ना तो होजे एंटोनियो नेगुएरा के अंडर लॉन्ग बॉल खेली है, ठीक है, ना उससे पहले मोहम्मद शमलान के अंडर 2015-14 में लॉन्ग बॉल खेली है, ना उससे पहले 2013 में आपके जब शमलान ने टेक ओवर किया था शराद अनवर भी थे, उस टाइम से तो पाकिस्तान टेक्निकल फुटबॉल खेल रहा है, पोजेशन रखने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले जवीसा यूज्ड टू प्ले अ सर्टेन लॉन्ग बॉल, ये थोड़ा सा डायरेक्ट खेलते थे, बट आई फेल्ट कि आफ्टर इतने मैचेस की अपॉर्चुनिटी, कुछ प्लेयर्स होते हैं, इट्स नॉट इवन डाउन टू हिज टेक्निकल एबिलिटी, सम प्लेयर्स जस्ट aren't able to perform at that level, श्योर, क्योंकि वो लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, एक बिल्कुल। ईपीएल में परफॉर्म या करना और उसमें। तो आई थिंक कंसिडरिंग जब आप मैचेस देखते हैं और उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, क्योंकि शराद अनवर तो उनको पिछले 8 साल से इंटरनेशनल फुटबॉल में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एंड आई वुड स्टिल से दिस, यू प्रोबब्ली बी द मोस्ट टेक्निकली साउंड मिडफील्डर यू हैव, बट जब एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस लेवल पे, तो देन यू नीड टू मेक नो डिसीजंस। दैट्स, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप बिकॉज आपका ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है पाकिस्तान टीम को देखते हुए, मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, सो यू इट्स गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप। मैंने उनको डोमेस्टिकली ज़्यादा देखे है, इक्का दुक्का मैच देखा, वैसे मैं उस हिसाब से बोल रहा था। हमारे जैसों को इतना नसीब नहीं हुआ ना कि हम रेगुलरली अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को देखें। वो खैर तो आप एनीवे, अच्छा करें, मैं उस जमाने में तो जिस तरह मैचेस देखे हुए हैं ना, और जैसे फॉलो किया हुआ, ना पूछे आप। या एंड जस्ट लास्टली शाहरुख भाई, फाइनल थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, प्रेडिक्शन। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दें अपने एंड से, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि हम मैच जीत जाएंगे। ये मैच हमारे लिए भी और हमारे बहुत सारे फैंस के लिए भी एक रियलिटी चेक होने वाला है, कि मतलब हम कितने पानी में हैं, और बहुत सारे नए फैंस आएंगे जिनने शायद पाकिस्तान नेशनल टीम को कभी खेलते हुए नहीं देखा हुआ, और उनकी ना जो डाइट ऑफ फुटबॉल है वो रही है पूरी जिंदगी यूरोपियन फुटबॉल की। तो जब उनको ये नजर है, वो कहेंगे भाई इससे बेहतर तो हमारे प्लेयर मोहल्ले में खेल लेते हैं, इनको खेलना नहीं आता। लेकिन फिर वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना कि भाई आपके मोहल्ले वाले कहाँ खेलते हैं और ये कहाँ खेल रहे हैं, तो एक रियलिटी चेक जरूर होगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा, होपफुली एक गोल निकाल ले। रियलिस्टिक ये लगता है कि नेपाल 2-1 ऑडिश परफॉर्मेंस में जीत सकता है, और पोजीशन उन्हीं के पास रहेगी जिसमें आपको बहुत कम नजर आएगा हमारे पास बॉल आ रही है, अनलेस एक बहुत बड़ा चेंज आए। जो मुझे लगता है पॉसिबल है, मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि ये फ्लिप हो सके रिजल्ट, कंसिडरिंग पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट नेपाल बहुत स्ट्रांग रही हैं, बेशक रिगार्डलेस आप कितने बिल्डअप के साथ आ रहे हैं। अब इसी तरह की सिचुएशन में 2018 में आए थे और आपने नेपाल को हरा दिया था, उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा फर्क था कि पूरी बहुत एक्सपीरियंस थी, पहले खेली हुई जो परफॉर्मेंस लेकर आती है, तो उस सिचुएशन में शायद पाकिस्तान मैच जीत जाए। कोई ब्लाइंडर खेल सकता है, गोलकीपर हमारा कंसीड ना करे, या हमारे यंग प्लेयर्स में से कोई बिल्कुल स्टेप अप करके कोई इंडिविजुअल परफॉर्म, टीम हम नेपाल को नहीं हरा सकते। सही है, सही है, सही डेफिनेट। अब शाहरुख भाई, ये जो लास्ट आपने बात की है ना कि स्टेप अप कर जाए, और ये दोबारा आप ज़रा लास्ट पार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन की वजह से ना स्पीड अप और वो स्लो डाउन होके वो निकल गया इधर उधर। सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट तंग कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे कोई यंग प्लेयर्स में से स्टेप अप करके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे दे, या कोई भी मेंबर ऑफ द स्क्वाड एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे दे, उस सिचुएशन में शायद हम नेपाल को हरा दें। एज अ टीम इस वक्त हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इवन नेपाल को हरा सकें। बिल्कुल। लेडीज जेंटलमैन, देयर यू हैव इट। शाहरुख सोहेल, इस्माइल फारूक, हमने आपको प्रीव्यू दिया है ऑफ द अपकमिंग नेपाल वर्सेस पाकिस्तान मैच। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन। दुआ है हमारी कि हम ऐसे हज़ार और प्रीव्यूज़ करें और हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहें। मैं नहीं और किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता, मैं इस टीम और फुटबॉल के बारे में बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की। शाहरुख भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग फुटबॉल विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, on the mic, to subscribe, follow. We're doing our best to bring you everything we can regarding football, MMA, everything that you possibly want. And please do consider donating to the channel and being a supporter by buying us a coffee. Link is in the description below. शाहरुख भाई, once again, always a pleasure. And inshallah, उम्मीद है कि हम मैच जीतने के बाद बात करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Ladies and gentlemen, take it easy.